वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको थर्मल इंजीनियरिंग के जो बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, और जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लास्ट में बता देंगे कि कितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हमने आपको नहीं दिया है। सो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़कर जा सकते हैं, आपका रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में जो वीडियो आई थी उसमें हमने बताया था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो उसके कुछ पार्ट बच गए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जिनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। सो चलिए हम अपना देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि स्टेप्स इन स्टीम फॉर्मेशन, मतलब कि जो आपका वाटर होता है अगर वह सॉलिड स्टेट में है तो आप इसको स्टीम फॉर्मेट में कैसे ला सकते हैं। या आपसे पूछ सकता है कि जो आपका स्टीम फॉर्मेशन ग्राफ होता है वह टी एंड वी ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित किया जाता है। या इसको अगर दूसरी तरह से पूछेगा तो आपके एग्जाम में पिछले साल ही पूछा गया था कि बर्फ से भाप में परिवर्तन की अवस्थाओं का टी वी डायग्राम बनाकर समझाइए या टी एच डायग्राम बनाकर समझाइए। तो इसी को हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे। उसके बाद जो और क्वेश्चन है उन सबको भी देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंसिबल हीट एवं लेटेंट हीट के बारे में जानना पड़ेगा। ये आप लोग क्लास 9th एंड 10th में ही पढ़कर आते हैं। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आपको तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सेंसिबल हीट के बारे में समझते हैं, जिसे आप किए उष्मा के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर है, जो इसमें आपका टेम्परेचर होता है, देखिए हम शॉर्ट नोट टाइप में बताएंगे, आप समझ लीजिएगा। इसका जो सेंसिबल हीट होता है, इसका टेम्परेचर जो होता है वह हमेशा बढ़ता रहता है और यह घटता रहता है। जो सेंसिबल हीट होता है इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, घटता रहता है। और इसमें जो आपका फेज होता है, इसमें जो आपका फेज होता है वह चेंज नहीं होता है, नो फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब ये होता है कि अगर वह मान लीजिए वाटर है तो आपका वाटर कंडीशन में ही रहेगा, वह आपका स्टीम नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर वह आपका मान लीजिए आइस है तो आपका आइस कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है, वह आपका चेंज नहीं होगा। अब आइस का मतलब ये नहीं कि ये वाटर नहीं होगा, ये तो वाटर हो ही जाएगा, लेकिन अब वाटर के बाद आपका स्टीम फॉर्मेशन में यह नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं जो सेंसिबल हीट होती है इसका टेम्परेचर घटता रहता है, बढ़ता रहता है, इसमें फेज चेंज नहीं होता है। इसके लिए जो फार्मूला आपका बनाया गया वह था डेल क्यू इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ओके। थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अभी जो मेन डायग्राम है वो नीचे आपका लिखा गया, इसको भी आगे हम आपको समझाएंगे। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट में क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है, जैसे आप गुप्त ऊष्मा कहते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें जो आपका फेज होता है, जो फेज होता है वो आपका चेंज हो जाता है, मतलब इसमें फॉर्मेशन आपका होता रहता है। इसके लिए जो फार्मूला निकल कर आता है वह आता है डेल क्यू इक्वल टू एम इंटू एल। तो इतना सारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ये सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जो सेंसिबल हीट होती है उसके टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें फेज चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। इसी प्रकार से लेटेंट हीट में भी पूछा जाता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या लेटेंट हीट का फेज चेंज होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। पहली बात लेटेंट हीट में इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है, फेज में चेंजेस नहीं होते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। अब इस ग्राफ के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब देखिए इसका हम फॉर्मेशन देखेंगे। ये ग्राफ आपको एग्जाम में ज़रूर बनाना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट ए पर आप देख पा रहे होंगे -25 डिग्री का क्या है, यह आपका आइस है, ठीक है। -25 डिग्री पे पॉइंट ए पे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पॉइंट ए पे आपका -25 डिग्री सेल्सियस का क्या है, आइस है, ठीक है। अब यह क्या कर रहा है, देखिए थियरी आप जिस तरह बता रहे हैं आप उस तरह अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। मैं बस आपको नोटेशन दे रहा हूँ कि आप लिखेंगे कैसे, ठीक। ए पॉइंट पर -25 डिग्री सेल्सियस का आइस है। अब यह पहुँच रहा है किस पे, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पर यह पहुँचा तो जब यह आपका पॉइंट ए से बी में कैसे पहुंचा, जब मैंने इसको हीट दिया, मतलब ये जो आपका आइस का टुकड़ा है, मान लीजिए आपका इसका जो टेम्परेचर है वह -25 डिग्री सेल्सियस है, मैंने इसको हीट दिया तो ये क्या करेगा, पिघलना शुरू करेगा और कन्वर्ट किस में होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये आपका पानी का रूप
लेने लगेगा। तो सबसे पहली बात, आपका ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचा, बट इसका फेज अभी चेंज नहीं हुआ है, यह अभी सॉलिड स्टेट में ही है, मतलब यह अभी भी आपका आइस ही बना हुआ है। तो यहाँ पर जब आपका स्टेट चेंज नहीं हुआ, फेज चेंज नहीं हुआ, तो आपका यहाँ पर कौन सा हीट काम कर रहा है? यहाँ पर आपका काम कर रहा है सेंसिबल हीट, ठीक है। अब पॉइंट बी पर पहुंचा जैसे ही, मतलब यह पॉइंट ए पर -25 डिग्री सेल्सियस का बर्फ था, उसके बाद यह जैसे ही पॉइंट बी पर पहुंचा, जब यह पॉइंट बी पर पहुंचा तो इसका टेम्परेचर जो है बढ़कर वह 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया? आइस हो गया। अभी भी यह आइस स्टेट में यह 0 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा है, तुरंत तो लिक्विड में होगा नहीं, तो वह 0 डिग्री सेल्सियस का आपका आइस बना। इसके बाद यह धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, जब इसको हम और हीट देंगे तो आ जाएगा आपका पॉइंट सी पर। अब यह पॉइंट सी पर क्या हो जाएगा? पॉइंट सी पर जब हम 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को और हीट देंगे तो वह क्या हो जाएगा? तुरंत तो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट सी पर जाकर यह आपका 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया? वाटर बन गया, ठीक है। क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो गया। अब आप बी से सी में क्या डिफॉर्मेशन देख रहे हैं? बी से सी में आप ये देख पा रहे हैं कि इसकी फेज जो है वह चेंज हो गई है। किससे? यह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर जो आपका हीट है वह आपका लेटेंट हीट काम करेगा, क्योंकि लेटेंट हीट में आपका फेज जो होता है वह चेंज हो जाता है और टेम्परेचर आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टेम्परेचर जो बी से सी है वह आपका एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और यह स्ट्रेट लाइन किसके परपेंडिकुलर है? आपके टेम्परेचर वाली लाइन के। तो यह क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर लेटेंट हीट कहलाएगा, ओके। अब पॉइंट सी पर पहुंच गया, तो पॉइंट सी पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। अब थोड़ा सा हीट हम इसको और देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को, तो यह क्या करेगा? अब यह उबलते उबलते आपका पॉइंट डी पर पहुंचेगा। तो पॉइंट डी पर जाकर यह क्या होगा? जब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर को हम हीटअप कर रहे हैं तो पॉइंट डी पर जाकर इसका टेम्परेचर हो जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी यह उबल रहा है। तो यह क्या है? अभी भी यह उबलना शुरू हो गया, और यह क्या है? आपका वाटर ही है। तो इसमें भी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो भी आपका सेंसिबल हीट है, मतलब यह वाटर से वाटर में ही रह गया, अभी इसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, ओके। तो पॉइंट डी पर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और हीटअप करना शुरू किया, तो यह पॉइंट ई पर पहुंच गया, ठीक है। उसी टेम्परेचर पर पॉइंट ई पर पहुंच गया, तो यह क्या हो गया? पॉइंट ई पर जाकर यह आपका 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बन गया, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बन गया, और इसमें वाटर से स्टीम में चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पर आपका लेटेंट हीट काम कर रहा है, ओके। लेटेंट हीट आपका यहाँ पर काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम उसको थोड़ा सा और हीट करते हैं तो आपका सुपर हीटेड हो जाता है, मतलब वह इन्वायरमेंट में प्रवाहित होने लगता है। तो यहाँ पर पॉइंट एफ जो है उसको हम नाम देते हैं सुपर हीटेड स्टीम। क्या बोलते हैं? सुपर हीट स्टीम, ठीक है। क्या बोलते हैं? सुपर हीट स्टीम। तो यह आपका पूरा प्रोसेस होता है, आप ऐसे लिखेंगे, और जो हमने अभी आपको बताया अपना थियरी, उस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में जब मान लीजिए थर्मल का वाइबा होता है या कहीं कम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर होता है, ध्यान से सुन लीजिए, जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प होता है वह ज़्यादा पेनफुल होता है 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर से। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बेसिकली क्या होता है, आपने यहाँ पर देखा कि पॉइंट डी पर तो वह पहले से आपका 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर ऑलरेडी है, उसके बाद इसका तो कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर पहले से उपलब्ध ही है, साथ ही साथ जब आप इसको और हीट दिए तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बन गया। तो पहले से आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस अवेलेबल है, उसके बाद आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस और आ गया। तो इस तरह से अगर आप स्टीम से जलते हैं, भाप से जलते हैं, तो वह ज़्यादा पेनफुल होता है वाटर के जलने की तुलना में। तो यही रीज़न होता है कि एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर की, वह पहले से उसमें उपस्थित रहती है, और जब वह उबल कर स्टीम में जाता है तो पहले वाली एनर्जी इसमें जुड़ जाती है, जिससे आप जल जाते हैं और आपको वाटर की तुलना में ज़्यादा जलन होती है। तो ये आपका कंडीशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो नेक्स्ट टॉपिक की, वो है आपके ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए जो आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है, जिसे आप शुष्कता भिन्नता के नाम से जानते हैं, तो
ये क्या होता है? ये क्या होता है, जो आपकी मॉइस्चर्ड स्टीम होती हैं। अब मॉइस्चर्ड स्टीम क्या होती हैं? मॉइस्चर्ड स्टीम का मतलब ये हो गया कि जो आपका वेपर है वह पूरी तरह स्टीम के रूप में नहीं बना है, मतलब जो भाप है वह पूरी तरह नहीं है, उसमें कुछ न कुछ अभी वाटर के जो पार्टिकल हैं वह उपस्थित हैं, वह सुपर हीटेड कंडीशन में अभी तक नहीं पहुंचा है। तो उसकी जो क्वालिटी होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, ड्राइनेस क्या फ्रैक्शन क्या होता है? यह ड्राई स्टीम के द्रव्यमान तथा कुल मॉइस्चर स्टीम के द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसे हम स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। और देखिए ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको डिराइव करना रहता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जो फार्मूला आता है वह होता है आपका mg/mg प्लस mf। ठीक है, ये सब सफिक्स में लगाए गए हैं। अब यहाँ पर जो आपका x है, जो x है वो तो आपको पता ही है क्या है, वह है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो इन सब का पूरा डेरिवेशन देखने को मिलेगा और पूरी तरह आपको प्रैक्टिकल कराए जाएंगे कि ये सब घटनाएं घटित होती कैसे हैं। आप लोगों के यहाँ भी प्रैक्टिकल तो कराए गए होंगे, आपको पता होगा। ठीक है, और ये जो mg है ये क्या है? यह आपका जो ड्राई स्टीम है, जो ड्राई स्टीम है उसका द्रव्यमान है। mg क्या है? ड्राई स्टीम का द्रव्यमान है। ठीक है, यहीं पर बात करें mf की, तो mf क्या है? mf जो है वह मॉइस्चर एयर का द्रव्यमान है। किसका? वह मॉइस्चर स्टीम का द्रव्यमान है। ओके, तो ये होता है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन, जिसके माध्यम से हम मॉइस्चर स्टीम की क्वालिटी को मेजर करते हैं। तो आप इसको पूरा अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अब आइए हम आगे बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी चल रही है। पूछा जाएगा मोलियर चार्ट के बारे में। तो मोलियर चार्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि मोलियर चार्ट आपका क्या होता है। देखिए मोलियर चार्ट बेसिकली तो अगर देखा जाए सिलेबस में आपके दे दिया है, बट कुछ विस्तार से नहीं दिया है। इसका पूरा एक ग्राफ बनाया जाता है, उसमें सब प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इन सब के बारे में आपको बताया जाता है। तो आप पढ़ेंगे, अगर आगे अगर आप हाई एजुकेशन के लिए जाएंगे वहाँ पर एक चार्ट आपका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको हम आसानी से उसी चार्ट के माध्यम से हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई गणनाएं नहीं करनी रहती हैं। तो देखिए ये क्या होता है, यह स्टीम के विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज़ का ग्राफिक आरेख होता है। यह चार्ट H व S के बीच बनाया जाता है, मतलब एंट्रोपी और एंथैल्पी के बीच में ग्राफ आपके बनाए जाते हैं। इसमें आपको देख पा रहे हैं आप, फिगर एक बनाया गया है। इसमें थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो आपकी ये लाइन होती है, जो आपकी ये लाइन होती है, यह आपकी होती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन यहाँ पर लिख दे रहे हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, और जो आपकी ये वाली लाइन होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। सैचुरेटेड वेपर लाइन। ठीक है, और इसमें आपका ये जो पॉइंट होता है, सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। आप ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, यह होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। और यहाँ पर आपके सारे बहुत सारे आपकी क्या होती हैं, टेम्परेचर की लाइनें आपकी यहाँ पर बनाई जाती हैं। यहाँ पर आपकी मान लीजिए T1 है, या आपका T2 है, या आपका T3 है, या आपका T4 है, ये सब आपकी टेम्परेचर लाइनें बनाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से जब भी आपका प्रेशर मान लीजिए सबसे पहले उसको हीट किया, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट होना शुरू होता है, तो सबसे पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आते आते यह सुपर हीटेड रीजन में आपका क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता रहता है। तो ये आपका मोलियर चार्ट का डायग्राम है, आप इसको बना सकते हैं। और एग्जाम में आप अगर ऐसा कर देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये सब बस जो मेन पॉइंट हैं, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और क्रिटिकल पॉइंट, ये आप लोग एग्जाम में ज़रूर दर्शा दीजिएगा और यहाँ से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम के बारे में। तो ड्राई या सैचुरेटेड स्टीम क्या होता है, जिसमें
ड्राई का मीन्स क्या होता है, शुष्क, मतलब आपका जिसमें एक भी जल के पार्टिकल उपस्थित ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई या सेचुरेटेड स्टीम। ये छोटे छोटे आपके टॉपिक हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्टीम का वह रूप जिसमें एक भी वाटर का पार्टिकल ना हो शुष्क एवं संतृप्त भाप के नाम से जाना जाता है, या एक ही अवस्था में पाई जाती है। मतलब क्या होता है, इसका जो स्टेट होता है वह एक ही स्टेट में ये उपस्थित होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में एयर और वाटर मिक्सअप होंगे, ऐसा नहीं रहेगा। जब भी वो मिलेगा आपको हमेशा या तो स्टीम के रूप में ही मिलेगा या तो वाटर के रूप में मिलेगा। तो इनकी जो स्टेट होती है वह सेम होती है। आगे जो टॉपिक आता है उसका नाम है आपका सुपर हीटेड स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, जिसे आप अति तप्त भाप के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, जो आपका ड्राई एवं सेचुरेटेड स्टीम अभी आपने ऊपर देखा कि शुष्क एवं संतृप्त भाप जो होते हैं, अगर उसको हम टेम्परेचर उसका कांस्टेंट कर दें, मतलब टेम्परेचर में कुछ भी ना घटाएं ना बढ़ाएं, मतलब उसको हम या घटाएं ही या बढ़ाएं ही ना, अगर उसको हम थोड़ा सा और गर्म करने लगें तो वो क्या होगा, एक तरह के वाष्प की तरह काम करने लगेगा। मतलब एक ऐसी गैस हो जाएगी जो आपके इन्वायरमेंट में जाने लगेगी, उससे मिलने लगेगी, तो उसको हम सुपर हीटेड स्टीम के नाम से जानते हैं। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बाद जो आपका एयर है, मॉइस्चर एयर है, वह एक ऐसे गैस की तरह व्यवहार करता है कि वह एनवायरनमेंट में विलुप्त होने लगता है। उसको हम सुपर हीटेड स्टीम के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके थर्मोडायनामिक्स के नियम हैं, मतलब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आपके जो भी नियम हैं उन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसको समझाइए, इसके बारे में लिखिए। तो पूछा जाएगा टिप्पणी करने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक्स का जो 0वां नियम है इसके बारे में समझते हैं, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये क्या होता है। बेसिकली आप देख पा रहे होंगे लिखा गया कि यदि दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हों तो वे दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं, ध्यान से आप इसके माध्यम से समझिएगा। मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, ठीक है, ये आपकी दूसरी बॉडी है, आपकी बी है, और आपकी क्या है, एक बॉडी यहाँ पर आपकी सी बनाई गई है, ठीक है। तो क्या रहा है कि यदि दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जिसमें मैकेनिकल केमिकल इक्विलिब्रियम रहे, ठीक है, इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आपका सिस्टम ए है, ठीक, और जो सिस्टम बी है, सिस्टम ए और सिस्टम बी जो हैं यह आपके सिस्टम सी के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ए और बी आपके जो हैं, मान लीजिए ए का कुछ और है, बी का कुछ और है, सी का कुछ और है, ठीक है। तो ए और बी जो हैं वह किसी तीसरे, मतलब जो सी हैं, इससे अलग अलग आपके क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो क्या होगा, तो जब यह तीनों सी, जैसे ए एक बार सी के साथ इक्विलिब्रियम में हुआ, बी भी आपका सी के साथ इक्विलिब्रियम में हुआ, तो जब ए सी से इक्विलिब्रियम में है और बी भी आपका सी से इक्विलिब्रियम में है, तो आपका जो ए और बी हैं ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट ए है अगर ये आपके सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जो पॉइंट बी है वो भी आपके सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो आपका जो पॉइंट ए और बी है ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि अगर दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में उपस्थित होते हैं तो वे जो आपके पहले दो सिस्टम हैं वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम अर्थात उष्मीय साम्यावस्था में होंगे, ठीक है। और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए कौन सा नियम यूज करते हैं। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है यह आपके थर्मल इक्विलिब्रियम को दर्शाता है, ठीक है। और यह यूज किसके लिए किया जाता है, यह यूज आपका किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। किसके लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए आप लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आपके आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। आप जानते होंगे एनर्जी को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब एनर्जी को आप ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। इसे केवल आप एक रूप से दूसरे रूप में केवल
बदल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही था, आप पहले से पढ़ते हुए आ चुके हैं। आज भी वही नियम है कि न तो एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही उसको हम उत्पन्न करते हैं, बल्कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं कि यूनिवर्स की जो भी ऊर्जाएं होती हैं, जो भी एनर्जियां होती हैं, वो एक तरह से कांस्टेंट होती हैं। आज यहाँ हैं तो आपका वह दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से आपका एनर्जी का इधर उधर आपका हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि क्या है, आपने देखा कि इंजन को स्टार्ट करना है तो आपने उसको फ्यूल उसमें फिलअप किया तो आपको मैकेनिकल वर्क देना शुरू किया। तो इसी तरह से आपका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसको लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण का नियम नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हम क्या क्या स्टडी करते हैं। इस नियम में हम वर्क और हीट ट्रांसफ़र के बारे में जानते हैं। वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र के बारे में हम इस नियम के अनुसार ही अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार हम कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी, मतलब जो एंथैल्पी की कॉन्सेप्ट होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी के बारे में भी इसी नियम से जानते हैं। उसके बाद इसी नियम के माध्यम से जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है वो भी इसी नियम के माध्यम से आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो आंतरिक ऊर्जा होता है, उसका भी कॉन्सेप्ट इसी नियम से निकलकर आपका आता है। तो इतनी सारी चीज़ें घटित होती हैं आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ओके, अब बात करते हैं आपके परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट के बारे में। किसके? परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट के बारे में। ये क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। देखिए क्या होता है कि कुछ है नहीं, लिखा गया है कि ऐसी मशीनें जो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन करती हैं। सबसे पहली बात आप जान लीजिए, जो पीएमएम परपेचुअल मशीन फर्स्ट होती है आपके थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ पे काम करती है। यह एक आपकी इमेजिनरी मशीन होती है, क्योंकि ऐसी कोई मशीन नहीं है जो लगातार मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करे बिना किसी एनर्जी लॉस के। देखिए आपने सुना ही होगा कि जो भी कोई बॉडी है पूरी तरह ब्लैक नहीं होती है, 99.99% ही आप उसे मानते हैं। कोई भी गैसें जो होती हैं आपकी आइडियल नहीं होती हैं, बस हम एज्यूम करते हैं। कोई भी फ्लूइड आपका आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, बस उसको हम एज्यूम करते हैं। उसी प्रकार से कोई ऐसी मशीन नहीं है जो कि लगातार आपका 100% काम दे सके। उसमें कुछ न कुछ आपके फ्रिक्शन जरूर होते हैं। ठीक है, एनर्जी लॉसेस आपकी ज़रूर होती हैं। तो ऐसी मशीनों को हम परपेचुअल मशीन फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जो कि आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर वर्क करती है। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें आपके दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला ये था जो कि आपके केल्विन प्लांक ने बताया था। उन्होंने बताया था कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जो एक साइक्लिक प्रोसेस पर कार्य करते हुए सभी प्रकार की थर्मल एनर्जी को कार्य में परिवर्तित कर सके। आज तक कोई ऐसा इंजन बना ही नहीं है जो लगातार काम करे और जो भी आपकी सारी एनर्जियां हैं उसको वह कार्य में परिवर्तित करे। मतलब कि साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि लगातार एक बार एक पीरियडिक टाइम के बाद वह मशीन कार्य में कन्वर्ट तो कर रही है, बट पूरी तरह से एनर्जी को बिना लॉसेस के वह कार्य को वर्क में परिवर्तित नहीं कर पाएगी। मतलब वो जो थर्मल एनर्जी है उसको पूरी तरह वह वर्क में परिवर्तित नहीं कर पाएगी। तब डी क्यू इज नॉट इक्वल टू डी डब्ल्यू। तो ये आपका कार्ना जो केल्विन और प्लांक थे इनका स्टेटमेंट यही था। आगे आपके आए थे क्लासियस ने, इन्होंने ये बताया था कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वह लोअर से हाई नहीं होता है। ठीक है, वह ओनली हाई से लोअर हो सकता है। जैसे कि आपसे अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा गया है कि हीट का ट्रांसफ़र लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल डिवाइस ना प्रयोग की जाए। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके हीट पंप हैं, ठीक है, जो आपके हीट पंप होते हैं, या आपका जो सिंपल सा घर में आपने पंप के बारे में सुना होगा। तो आपका क्या होता है, मान लीजिए आपको छत पर पानी चढ़ाना है, छत पर पानी आपको भेजना है। ठीक है, तो आप बाल्टी में भर के छत पर पानी थोड़ी ना फेंक सकते हैं, जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, जाएगा भी थोड़ी मात्रा में, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप लो से हाई नहीं जा सकते हैं,
हाई से लो तो आना सिंपल है। तो आप इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं जिसे आप पंप बोलते हैं, आप पाइप के माध्यम से आप उसको छत पर चढ़ा सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट आपके क्लासियस साहब ने भी बताया था कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वह आपका हाई से लो में जाता है, ठीक है। लो से अगर हाई में ले जाना है तो आपको किसी एक्सटर्नल डिवाइस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है जो हीट होता है वह आपका ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में नहीं जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और एक बॉडी आपकी यहाँ है जिसका टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वह 40 से 20 डिग्री वाले सेल्सियस में होगा। अगर इसको 20 वाले को 40 डिग्री सेल्सियस वाले में भेजना है तो आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बताया था क्लासियस के स्टेटमेंट में। ओके, थर्ड लॉ की क्या बात करते हैं। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा सेकेंड लॉ में और जान लेते हैं। जो सेकेंड लॉ होता है उसको हम डायरेक्शनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रख दीजिएगा। जो सेकंड लॉ होता है इसको हम डायरेक्शनल लॉ के नाम से भी जानते हैं। और आपने देखा डायरेक्शनल लॉ किस में यूज हो रहा है आपके क्लासेस के स्टेटमेंट में कि वह हाई से लो जाता है, ठीक है। इसमें हम एंट्रोपी के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। बात करते हैं आपके हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है, इसके बारे में। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी पदार्थ का जो एंट्रोपी है वह परम शून्य टेम्परेचर पर 0 होती है। इन्होंने इसमें जो है सिंपल था, इसका बहुत ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बस इसका स्टेटमेंट ही बता दिया गया था कि किसी पदार्थ का जो परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी 0 होती है और यह वैलिड होता है ओनली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। अब ये जो परम शून्य टेम्परेचर होता है यह नियर अबाउट आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। और ये जो -273.15 डिग्री सेल्सियस है यह आपके 0 केल्विन के बराबर होती है। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये भी आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयलर क्या होता है। जैसे कि इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बॉयलर आपका क्या होता है। इसके जो माउंटिंग होती है, बॉयलर क्या है, इसकी माउंटिंग एंड एसेसरीज से आप लोग क्या समझते हैं, ठीक है। एसेसरीज से आप लोग इसके क्या समझते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी पूछता है कि किसी एक टाइप के बॉयलर के बारे में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। सो यहाँ पर हम सब बताएंगे आगे। पहले आपको कोई एक बॉयलर के बारे में पढ़ लेना है। पहले क्या होता था, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे तो वहाँ पर किसी स्पेसिफिक बॉयलर का नाम दे देता था। जैसे कह देता था कि लामंट बॉयलर के बारे में समझाइए, या आपका कहेगा नेशनल बॉयलर के बारे में समझाइए, मतलब एक स्पेसिफिक नेम देकर आपसे पूछ लेता था। बट पिछले 2 साल से ऐसा नहीं कर रहा है। एग्जामिनर जो है सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉयलर होता क्या है, किसी एक प्रकार के बॉयलर के बारे में विस्तारपूर्वक लिखिए। ये तो 100% हर साल आता है। तो आपको क्या करना है, किसी एक बॉयलर के बारे में पढ़ लेना है विथ अ फिगर। आपको फिगर जरूर बनाना है, तभी आपको वहाँ पर पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। सो पहले हम बॉयलर समझते हैं। तो देखिए जब बड़े बड़े आपका मान लीजिए जो कुकर होता है, ठीक है, जो आपके घर में प्रेशर कुकर है, वो आप कह सकते हैं छोटे टाइप का एक बॉयलर है। कैसे होता तो नहीं है, बट इमेजिन कर सकते हैं वो क्या करता क्या है। मान लीजिए आप उस कुकर में वाटर रख दिए हैं, पानी भर दिए हैं, आप उसको हीट अप करेंगे। जब आप उसे हीट देंगे, आप गैस अपना ऑन करेंगे, तो क्या होगा, जो पानी है उसके अंदर का वह आपका स्टीम फॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे कि क्या होगा, आपका जो पानी है उबल कर वह जाएगा किसमें, स्टीम बनेगा। स्टीम जब उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके वाटर का, तो वह स्टीम फॉर्मेशन होने लगेगा और आपके कुकर की जो सीटी होती है वो क्या होगी, आवाज़ देना शुरू कर देगी। तो उसी तरह कुछ काम होता है आपके बॉयलर का। तो यह जो आपका कुकर वाला एग्जांपल है आपका छोटे लेवल पे है, लेकिन जो बॉयलर होते हैं बहुत हैवी जगह कंपनियों में यूज किए जाते हैं। फैक्ट्री बहुत हैवी होती है। अगर एक बॉयलर गलती से फट गया ना, तो एक तरह से जान लीजिए वहाँ उपस्थित जितने भी लोग होंगे, किसी का मतलब कोई ज़िंदा बच ही नहीं सकता अगर बॉयलर जब फटते हैं। और बॉयलर का एक तरह से देखा जाए, बॉयलर की जो डिज़ाइनिंग की जाती है
उसमें आप देखते होंगे रिवेट ज्वाइंट ही रहता है। कौन सा ज्वाइंट होता है? रिवेट ज्वाइंट के थ्रू ही बॉयलर को हम ज्वाइंट करते हैं। एक अलोंग द एक्सिस होता है और एक आपका पैरेलल एक्सिस डिज़ाइन हम लोग करते हैं। देखिए ये क्यों बता रहे हैं, जैसे कि अगर आप हाई एजुकेशन के लिए जाएंगे, बीटेक करेंगे, तो ये सब आपको पूरा इसकी डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है। तो बॉयलर में पूछ लेगा एग्जामिनर आपके वाइबा में कि किस तरह का ज्वाइंट करते हैं, तो उसमें बेसिकली हम लोग रिवेट ज्वाइंट का यूज करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर हम रिवेट ज्वाइंट का यूज क्यों करते हैं, तो देख लीजिए वेल्ड का ज्वाइंट हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो देख लीजिए हम रिवेट ज्वाइंट इसलिए इसमें करते हैं क्योंकि जब बॉयलर फटते हैं ना, तो रिवेट जो लगते हैं वो धीरे से अपना खुल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर वह वेल्डिंग ज्वाइंट है तो सबसे पहली बात, जहाँ पे आप वेल्ड किए होंगे वहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है ये तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो आप आगे 5वें सेमेस्टर में आएंगे तो मशीन डिज़ाइन में पढ़ेंगे। बेसिकली स्ट्रेस कंसंट्रेशन मतलब स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पर देखते होंगे कोई कॉनिकल शेप है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई कॉनिकल शेप है, ठीक है, फिर अचानक से इसके डाया को हम कम कर दिए, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है, अचानक से इसमें डाया कम कर दिए, तो यहाँ पर जो है आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अचानक से अगर यहीं पर हम इसको कॉनिकल ना बना के इसको हम इस तरह फ्लैट बनाएं तो यहाँ पर जो है प्रेशर कम रहेगा, लेकिन यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इस समय जो कंसंट्रेशन जनरेट होगा उसको हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। आप 5th सेमेस्टर में मशीन डिज़ाइन में पढ़ेंगे और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो इसमें हम इस तरह का ज्वाइन करते हैं। तो बॉयलर भी कुछ उसी तरह होता है जो कि आपके स्टीम जनरेशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि बॉयलर एक क्लोज्ड वेसल होता है, एक बंद बर्तन होता है, ठीक है, जिसमें हीट एनर्जी का यूज करके वाटर को प्रेशराइज करके स्टीम में बदला जाता है। अब यहाँ बर्तन मैंने बोल दिया तो आप अपने घर का जो बर्तन है उसको मत समझिएगा, आप एक तरह सोच लीजिए कि बॉयलर एक बहुत विशालकाय स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या करते हैं, वाटर को हीट एनर्जी के माध्यम से बहुत हाई प्रेशर पे ले जाते हैं, जिससे पानी उबल कर वाष्पित होने लगता है, मतलब स्टीम में जनरेट हो जाता है, स्टीम में बदल जाता है। तो उसके लिए हम बॉयलर का यूज करते हैं। बेसिकली देखें बॉयलर, या आप सीधे कह सकते हैं कि स्टीम जनरेशन के लिए हम बॉयलर का यूज करते हैं, और इसकी क्षमता लगभग 10 गैलन से अधिक होती है। जो बॉयलर होता है वह एक बार बॉयलर में आपके लगभग 10 गैलन तक के वाटर भरे जा सकते हैं। अब यहाँ पर गैलन वर्ड आ गया, तो गैलन क्या होता है, वो जो गैलन का मतलब क्या होता है आप ये समझ सकते हैं, जो एक गैलन होता है, एक गैलन इक्वल टू आपका नियर अबाउट 3.79 लीटर के बराबर होता है, ठीक है, 3.79 लीटर के बराबर होता है। कभी कभी हम इसको बैरड में भी देता है कि बैरड में मापने के लिए देता है। तो एक बैरड इक्वल टू क्या होता है, एक बैरड इक्वल टू जो आपका होता है वह होता है 158.99 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। बेसिकली ये सब कंपटीशन में आपके पूछे जाते हैं, साथ ही साथ जो आपके एग्जामिनर आते हैं वाइबा लेने, वो भी आपसे सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो बॉयलर ये हो गया। अब इसकी माउंटिंग क्या होती है, बॉयलर की माउंटिंग से आप लोग क्या समझते हैं, माउंटिंग का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। बेसिकली जो माउंटिंग का मतलब होता है वो मतलब जो बॉयलर होते हैं उसके ऊपर कितने टाइप से हम उसकी सेफ्टी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा गया कि माउंटिंग का जो मेन उद्देश्य होता है वह बॉयलर की सेफ्टी तथा उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करके स्टीम जनरेशन की प्रक्रिया को बनाए रखना है। मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई वेसल है, मान लीजिए आपका कुकर है, ठीक है, कुकर है आपका कुकर है, इसको आपने ढक दिया है, ठीक है, इसको आपने ढक दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका सीटी आप लोग लगा दिए हैं, ठीक है, आप तो उसको सेफ्टी वाल्व के नाम से आप लोग जानते हैं। मान लीजिए अगर आप यह सेफ्टी वाल्व नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, और नीचे से आपका हीट जो है पूरी तरह से जा रहा है, गैस आपका यहाँ लग रहा है, इसमें वाटर है उबल रहा है, आपने यह सेफ्टी वाल्व नहीं लगाया है, अगर यह नहीं लगाए तो क्या होगा सोच कर देखिए। तो होगा ये कि पानी जो है इतना वाष्पित होने लगेगा, इतना उसका प्रेशर हो जाएगा कि आपका जो कुकर है वो फट जाएगा। आपने सुना होगा ना कुकर फट जाता है, क्यों फटता है, तो देख लीजिए क्या होता है, जो उसके अंदर का प्रेशर है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो अंदर का जो मेटल है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है और आपका कुकर फट जाता है। तो यही कंडीशन है, इसके लिए हम माउंटिंग प्रोसेस करते हैं। माउंटिंग के जितने इक्विपमेंट हैं वो सब इसमें लगाते हैं ताकि अच्छी प्रकार से हमारा जो बॉयलर है वह काम कर सके। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर लगाते हैं सेफ्टी वाल्व, इसलिए लगा देते हैं कि अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो यह आसानी से बाहर निकल जाए, फिर प्रेशर लेवल में आ जाए, फिर मान लीजिए निकलना रहे तो अपना बाहर निकल जाए, ठीक है। तो
क्या लिख रहा है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन के कारण बॉयलर को हम कर्व के रूप में बनाते हैं। तो देखिए अभी अभी हमने आपको ऊपर एक डायग्राम बनाया था, जैसे कि क्या है, यह कोई मान लीजिए वेसल है, अगर आपने इसको कॉनिकल बना लिया तो आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लगेगा इस पोर्शन पे, ठीक है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बॉयलर को हम कॉनिकल क्यों नहीं बनाते, तो आप सीधे कहेंगे सर अगर हम इसको कॉनिकल बना देंगे तो इसमें जो भी पानी भरा जाएगा वो सीधे आके इस पर टकराएगा, सीधे टकराएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, जिससे इसके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप लोगों ने टैंक देखा होगा ना, वो जो फ्यूल वाले टैंक हैं जाते हैं रोड पे, आपने देखा होगा वो सिलेंड्रिकल ही बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, तो उसमें भी रीज़न होता है। जैसे क्या होता है, इसमें जो फ्यूल भरा हुआ है, जब आपका टैंक चलता है तो इसका अंदर का फ्यूल रेसिप्रोकेट मोशन में इधर उधर होता रहता है। तो अगर उसको कॉनिकल बनाएंगे तो बार बार वह आके इस कोने वाले सेक्शन पे बार बार वह फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इससे वह फेल होने की संभावना बढ़ेगी। तो उसको कम करने के लिए हम उसको कर्व के रूप में बनाते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ से कर्व के रूप में बना देते हैं ताकि वह फेल जल्दी ना हो और लंबे समय तक चलता रहे, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे आते हैं जिसे हम कॉनिकल ना बना के ऐसे थोड़ा सा कर्व टाइप में बना देते हैं। जब कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी अगर इस कर्व टाइप का बना देते हैं उसके कॉनिकल साइड में, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वह ज़्यादा हो गई है। क्योंकि मान लीजिए अगर यही आपका बॉडी इस तरह है, ठीक, मान लीजिए बॉडी का जो शेप है वो आपका रेक्टेंगुलर है, तो आप यहाँ पर जब हैमर का यूज करेंगे तो आप इसे जल्दी तोड़ देंगे। लेकिन अगर वह कर्व टाइप का बना है तो आप इस पर मारेंगे, इस पर हैमरिंग करते रहेंगे तो लंबे टाइम के बाद यह फेल होगा। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम बॉडी का जो शेप है उसको कर्व टाइप का बनाते हैं। तो आपने ये भी देख लिया बॉयलर माउंटिंग। तो इसके कुछ जो माउंटिंग्स हैं कौन कौन से यूज होते हैं, पहला आपका होता है सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व के माध्यम से, और दूसरा जो आपका है वह वाटर लेवल इंडिकेटर होता है, ठीक है। तीसरा जो है आपका वह प्रेशर गेज होता है, जिसके माध्यम से प्रेशर कितना है कितना नहीं ये सब मापन करते हैं। ये सब आपके बॉयलर में लगे होते हैं। स्टॉप वाल्व क्या होता है, फीड चेक वाल्व हैं, फ्यूजिबल प्लग हैं, मेन होल हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये कुछ मेन हैं जिसे आप अपने लैब में भी देखे होंगे। अगर आपके कॉलेज में लैब कराया गया होगा बॉयलर का तो आप वहाँ पर देखे होंगे। अगर नहीं कराया गया तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं इसका एनिमेशन कि किस तरह से आपका बॉयलर काम करता है, कितने टाइप के उसमें आपके सारे प्रोसेस होते हैं, कितने आपके माउंटिंग एक्सेसरीज आपकी उसमें लगाई जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं बॉयलर के एक्सेसरीज की। तो एक्सेसरीज क्या होती हैं, जैसे कि आप लोग सुने होंगे जो आपके फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, या कोई भी आप इक्विपमेंट लेते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि मान लीजिए आपका जो चार्जर है वह ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका जो चार्जर ख़राब हो गया तो आप उसे मार्केट में नया लेने जाएंगे, तो वही आपकी एक्सेसरीज है। तो उसी तरह से बॉयलर की एक्सेसरीज जो है ये क्या है, इसको हम समझते हैं। अब बॉयलर की एक्सेसरीज क्या है इसको जानते हैं कि मतलब कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिसको हम लगा सकते हैं, बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या काम होता है बॉयलर की एक्सेसरीज लगाने का, कि यह बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के प्रयोग में लाए जाते हैं एक्सेसरीज। जिस तरह से आपका फ़ोन का जब चार्जर गायब हो जाता है, आप लोग नया डाटा केबल लाते हैं ताकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज ना होने पाए, हमारा काम चलता रहे, आप डाटा केबल लगा देते हैं। फ़ोन का कवर गायब हो जाता है तो आप नया कवर लगा देते हैं ताकि सेफ्टी होती रहे, बच्चा रहे, लंबे समय तक चले। तो उसी प्रकार से बॉयलर को भी मेंटेन करने के लिए हम एक्सेसरीज का यूज करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आता है एयर प्रीहीटर। क्या है आपका एयर प्रीहीटर, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब जो देखिए बेसिकली इसको बढ़ा देते हैं, आप समझ लीजिएगा। जो एयर प्रीहीटर, एयर का मतलब क्या हो गया वायु, प्रीहीटर, प्रीहीटर मतलब पहले से हीट। मतलब क्या होता है कि जो पहले से हीटेड गैसेज होती हैं उन्हें हम पहले से हीट कर देते हैं, उसके बाद बॉयलर में भेजते हैं, जिससे क्या होता है उसको जलने में आसानी होती है, ठीक है। वह जल्दी से बर्न हो जाता है और आपका प्रोसेस तेज होता रहता है, ठीक है। अगला कर है वाटर प्रीहीटर, जिसे आप इकोनोमाइज़र के नाम से जानते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे सीधे पूछ लेता है कि इकोनोमाइज़र क्या होता है बताइए। तो वाटर प्रीहीटर जैसे इकोनोमाइज़र के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, जैसे कि जो आपका इकोनोमाइज़र है यह क्या करता है बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी व्यर्थ गैसें होती हैं, ओके। तो जो व्यर्थ गैसें होती हैं वह अगर बॉयलर में जाएंगी तो जोर से बात है प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो वे क्या करता है उसको पहले से ही मतलब निगलेक्ट कर देता है, जितने भी
व्यर्थ गैसें होती हैं, तो उनको बाहर ही रहने देता है। उसके बाद जो अन्य गैसें हैं आपके यूज किए हैं उसको अंदर भेज देता है और आपका सारा प्रोसेस अंदर होता रहता है और बॉयलर की एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है। आगे बात आता है आपका सुपर हीटर। अब ये सुपर हीटर क्या होता है? अब देखिए सुपर हीटर का काम क्या करता है, ये जो होता है आपका उसमें जो भी एयर होती हैं या जो भी आपका वाटर होता है उनको यह एकदम हीटेड पोजीशन में रखता है, जिससे कि आपके बॉयलर की एफिशिएंसी बनी रहे और हमें बहुत ज़्यादा गैस की आवश्यकता ना पड़े, बहुत सारे हमें फ्यूल की आवश्यकता ना पड़े। ओके, अगला आपका आता है फीड वाटर इक्विपमेंट। ये क्या होता है? जो फीड वाटर इक्विपमेंट होता है इसमें हम लोग चेक करते रहते हैं कि वाटर का लेवल क्या है और कितने लेवल में हमें वाटर चाहिए, वाटर का लेवल घट तो नहीं गया, बढ़ तो नहीं गया, ये सब जो है हम इसके माध्यम से चेक करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक पंप भी लगाया जाता है जिसे आप फीड वाटर पंप के नाम से जानते हैं। जैसे ही मान लीजिए वाटर लेवल आपका डाउन होता है तुरंत आप पंप को स्टार्ट कर देते हैं और आपका प्रोसेस जो है आपका आगे चलता रहता है। तो बॉयलर का इतना पूरा ख़त्म हो गया और आप किसी एक टाइप के बॉयलर के बारे में एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़कर जाइएगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बताने वाले नहीं हैं। आपके ऊपर है, आप किसी भी बॉयलर के बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी हमारे पास अगर किसी बॉयलर का कुछ मिलता है मटेरियल तो हम अपने टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक ऐसे टेक्निकल क्लासेस नाम से सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर हम किसी एक बॉयलर का पूरा डिस्क्रिप्शन सेंड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं इनके बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए इसका थियोरी तो बताना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आप 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के बारे में पूरा पढ़े होंगे तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर हम आपको केवल अंतर के बारे में बताने वाले हैं। देखिए आप टीडीसी बीडीसी के बारे में भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर के बारे में पढ़े होंगे। तो बेसिकली चलिए हम पहले 2 इंजन के बारे में समझते हैं, 2 स्ट्रोक वाले में। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें क्या होता है, जो आपका पिस्टन होता है, पिस्टन के 2 स्ट्रोक में, पिस्टन के 2 स्ट्रोक तथा क्रैंक के 1 चक्कर घूमने पर, क्रैंक के 1 चक्कर घूमने पर चक्र पूरा होता है। अब जैसे कि 2 स्ट्रोक में क्या होता है, 2 स्ट्रोक में हमने अभी आपको बताया कि जो 2 स्ट्रोक होते हैं, जो 2 स्ट्रोक आपके इंजन होते हैं, इसमें आपका 2 स्ट्रोक पिस्टन का होता है और 1 चक्कर आपका क्रैंक का होता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं सक्शन और कंप्रेशन, सक्शन और कंप्रेशन 1 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। साथ ही साथ आपका जो एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट होते हैं वह आपके 1 स्ट्रोक में। तो जब क्रैंक आपका एक ही चक्कर घूमेगा उसी समय आपको इसमें पावर भी मिल जाएगी, एग्जॉस्ट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। किसमें? क्रैंक के 1 चक्कर घूमने पर। लेकिन उस समय पिस्टन कितना स्ट्रोक लगा चुका? 2 लगा चुका। कैसे? एक आपका सक्शन कंप्रेशन प्रोसेस और दूसरा आपका कौन सा? एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस। यहीं पर अगर हम बात करें आपके 4 स्ट्रोक इंजन की, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा, जो आपके 4 स्ट्रोक इंजन हैं इसमें आपका जो पिस्टन घूमेगा वह 4 स्ट्रोक में घूमेगा। इसमें आपका क्या होगा, जो आपका पिस्टन है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक तथा क्रैंक के 2 चक्कर घूमने पर चक्र पूरा होता है। आप लोग बातों को सुन के लिख लीजिएगा। जैसे कि पिस्टन में जो 4 स्ट्रोक होते हैं इसमें आपका सबसे पहले सक्शन होगा, जहाँ से वह बाहर से एयर को, फ्यूल को या जो भी आप प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। इस समय क्रैंक को 2 चक्कर घूमना पड़ता है। सेकंड जो डिफरेंस है इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका पावर होता है, इसमें जो आपको पावर मिलता है, पावर जो होता है वह आपका क्रैंक के 1 चक्कर लगाने पर ही मिल जाता है। पावर जो होता है क्रैंक के 1 चक्कर लगाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है, इसमें जो पावर होता है, इसमें जो पावर आपको मिलता है वह क्या करता है, वह आपके क्रैंक का जब 2 चक्कर कंप्लीट होता है, क्रैंक का 2 चक्कर
लगाने पर, ठीक है। जैसे कि सक्शन और कंप्रेशन होगा, ठीक है, सक्शन और कंप्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, पावर और एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक चक्कर, एक क्रैंक का जब एक चक्कर 4 स्ट्रोक में घूमेगा तो उसमें आपका सक्शन कंप्रेशन होगा, बाकी जो होंगे उसमें 2, उसमें आपका पावर एंड एग्जॉस्ट होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जो 2 स्ट्रोक इंजन है इसमें हल्के फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है, ठीक है, हल्के फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है। जो 2 स्ट्रोक है इसमें आपके हल्के फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है। जो आपका 4 स्ट्रोक होता है इसमें आपके भारी फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके इसमें पिस्टन के 4 स्ट्रोक आपके होते हैं तो ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। भारी फ्लाई व्हील की आवश्यकता आपके 4 स्ट्रोक इंजन में पड़ती है। फोर्थ आपका, आप इसमें लिख सकते हैं कि जो आपका इसमें 3 तरह के पोर्ट लगाए जाते हैं। जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं इसमें आपके क्या लगाए जाते हैं, इसमें आपके पोर्ट लगाए जाते हैं, पोर्ट लगाए जाते हैं। कितने पोर्ट होते हैं, आपके 3 पोर्ट होते हैं। पहला जो है आपका इसमें वो होता है आपका इनलेट पोर्ट, ठीक है, इनलेट पोर्ट होता है जहाँ से आपका एयर इन करता है। दूसरा आपका होता है एग्जॉस्ट पोर्ट। तीसरा आपका होता है आपका अंतरण पोर्ट। अब ये अंतरण पोर्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, जिसे आप इंजेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंजेक्टर पोर्ट होता है, ठीक है। 4 स्ट्रोक में क्या होता है, 4 स्ट्रोक में जो होता है वाल्व लगाए जाते हैं, इसमें आपके वाल्व लगे होते हैं। वाल्व क्या करते हैं, इसमें आपका एक इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व, और दूसरा आपका आउटलेट वाल्व होता है। इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है 4 पॉइंट आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। इतना अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप और लिखना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वह कम होती है, जबकि जो 4 स्ट्रोक होते हैं उनकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लिख दे सकते हैं थर्मल इफिशियंसी जो होती है इसकी कम होती है 2 स्ट्रोक की, और 4 स्ट्रोक की जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले डीजल और पेट्रोल इंजन के बारे में समझते हैं, ये होते क्या हैं। जिसमें फ्यूल आपका पेट्रोल यूज किया जाए उसे पेट्रोल इंजन, जिसमें आपका फ्यूल डीजल के रूप में रहे उसको हम डीजल इंजन कहते हैं। सिंपल है। अब इसको कैसे लिखेंगे इसके बारे में समझते हैं। जो आपके पेट्रोल इंजन होते हैं इसमें क्या होता है, जो सक्शन स्ट्रोक आपका होता है पेट्रोल इंजन में क्या होता है, अगर आपका जब सक्शन स्ट्रोक होता है उस समय पेट्रोल प्लस एयर का मिक्सअप, पेट्रोल एवं एयर का मिश्रण जो होता है वह सिलेंडर में जाता है। ध्यान से सुनिए, जो पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें पेट्रोल प्लस एयर का मिश्रण जो होता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में जाता है। जबकि जो डीजल इंजन होते हैं इसमें आपका सक्शन स्ट्रोक में, इसमें आपके जो डीजल इंजन इसमें आपके सक्शन स्ट्रोक में केवल एयर ही सिलेंडर के अंदर जाती है, केवल एयर ही सिलेंडर में जाती है, इसमें आपका ओनली एयर जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये कह रहा है कि इसमें स्पार्क प्लग यूज होते हैं, ठीक है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का यूज करते हैं, जबकि डीजल इंजन में आपका क्या होता है इंजेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। इंजेक्टर वो भी कैसा होता है आपका कंप्रेसिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका कहता है कि इसकी जो थर्मल इफिशिएंसी होती है पेट्रोल इंजन की जो थर्मल इफिशिएंसी होती है वह कम होती है, जबकि इसकी जो थर्मल इफिशिएंसी होती है वह आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि जो पेट्रोल इंजन होता है वह आपके ऑटो साइकिल पे काम करता है। किस पे? ऑटो साइकिल पे काम करता है। जो आपका डीजल इंजन होता है वह आपका डीजल साइकिल पे काम करता है। तो आप याद कर लीजिएगा, डीजल इंजन डीजल साइकिल पे एंड पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करता है।
5वां नंबर होता है पेट्रोल इंजन। कह सकते हैं कि इसका ईंधन महंगा होता है। आपको पता ही है पेट्रोल जो होता है वह आपका महंगा होता है, इसका ईंधन महंगा होता है। इसमें लिखेंगे कि इसके तुलना में इसके ईंधन जो होते हैं वह आपके सस्ते होते हैं। ठीक है, अगर आप और लिखना चाहें 6वां पॉइंट तो आप ये लिख सकते हैं कि इनका वेट मतलब इनका वजन हल्का होता है। पेट्रोल इंजन का जो वेट होता है वह आपका हल्का होता है, लेकिन डीजल इंजन जो है उनका जो वेट है वह आपका भारी होता है। तो इतने सारे डिफरेंस आप लोग एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा और आपका अच्छा परसेंटेज भी एग्जाम में आएगा। सो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर क्या होता है? देखिए बेसिकली एयर कंप्रेसर नाम से ही पता चल रहा है कि जो एयर को कंप्रेस करे। तो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि क्या करता है, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह इसको उससे अधिक प्रेशर पे कंप्रेस करती है। तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा अनेक प्रकार की जो टरबाइन होती हैं उन सब में इसका यूज किया जाता है, ताकि हम एयर को अधिक प्रेशराइज कर सकें, कंप्रेस कर सकें, जिससे जो भी टरबाइन है उसको हम आसानी से चला सकें। तो ये भी एक तरह की डिवाइस होती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पूरा विस्तार से समझते हैं, इसका यूज क्या है, फिगर सब आपको बताया जाएगा। और एग्जाम में जो है आपको फिगर जरूर ड्रा करना है, तभी आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिलेगा। सो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो एयर कंप्रेसर होता है या क्या करता है, जो भी आपके लिक्विड टाइप के पदार्थ होते हैं उनको एक निश्चित मात्रा में कंप्रेस करता है और हमें जितने अधिक प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है यह सप्लाई करने का काम करता है। बेसिकली इसका यूज क्या होता है, जो आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर होते हैं उसको अधिक दाब पर कंप्रेस करना होता है। अब इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं कंप्रेसर के, इसको भी समझते हैं। बेसिकली जो आपके एलिमेंट होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कितने इसके डिवाइसेस हैं जो कि आपके कंप्रेसर में लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें आपका एयर कंप्रेसर ही लगा रहेगा, जो एक फैन की तरह होता है। ठीक है, यह एयर को कंप्रेस करने का काम करता है। दूसरा क्या होता है, एक प्राइम मूवर होता है जो कि इसको चलाता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कोई मोटर अगर आपका कोई भी मशीन स्टार्ट होता है तो उसका एक प्राइम मूवर होता है। मान लीजिए आपका इंजन स्टार्ट होता है तो उसमें आपका सबसे पहले क्या होता है, आप किसी के माध्यम से जैसे कि आप उसमें फ्यूल डालते हैं, ठीक है, फिर आप उसको स्टार्ट करते हैं। तो जब एक बार आपका फ्लाई व्हील जो है वह रोटेट हो जाता है तो इंजन आपका काम करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से इस एयर कंप्रेसर में भी आपका एक प्राइम मूवर का यूज किया जाता है, वह आपका इलेक्ट्रिक मोटर या आईसी इंजन हो सकता है। थर्ड कह रहा है कि जो कंप्रेस एयर होता है उसको कलेक्ट करने के लिए एक स्टोरेज वेसल होता है। जैसे कि जब एयर आपकी कंप्रेस हो जाएगी तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर तो करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए एक वेसल लगा दिया जाता है जो कि सारे कंप्रेस्ड एयर को एक जगह स्टोर करता है। ओके, यहाँ पर इसका फिगर भी बनाया गया है, इसको समझते हैं कैसे कैसे यह काम करता है। तो इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्राइम मूवर। ठीक है, एनर्जी आपकी आती है, प्राइम मूवर आपका स्टार्ट हो जाता है और आपका जो यह टरबाइन लगा हुआ है, जो कंप्रेसर है आपका यह लगा हुआ है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, P1 प्रेशर इंटर करता है, T1 टेम्परेचर पे, वॉल्यूम इसका V1 है। ओके, तो यह लो प्रेशर पर जो है, लो प्रेशर की जो एयर है इस कंप्रेसर में इनलेट हो रही है, इस कंप्रेसर में आपका इंटर कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि यह हाई प्रेशर पर, किस हाई प्रेशर टेम्परेचर पे यह बाहर निकल रही है और जाके इस स्टोरेज वेसल में रुक जा रही है, स्टोर हो जा रही है। तो आप अगर आपको इसका वर्किंग लिखना रहे तो आप लिख सकते हैं क्या होता है, जो एनर्जी होता है प्राइम मूवर के माध्यम से जाता है आपके कंप्रेसर में। कंप्रेस क्या करता है, जब वह कंप्रेस में जाता है एयर तो वह लो प्रेशर पे रहता है, कंप्रेसर इसको हाई प्रेशर पे रिलीज करता है और वह रिलीज होकर जो आपका वेसल होता है, स्टोरेज वेसल के नाम से जानते हैं, वहाँ पर यह कलेक्ट हो जाता है और हमारा जो भी प्रोसेस आगे का है वह चलता रहता है और हमें डिजायर वर्क भी मिल जाता है। अब इसके यूजेस क्या हैं, इसके कहाँ कहाँ यूज हैं ये भी समझते हैं। अगला क्या यूज, जैसे कि आप समझते हैं जो आपके गैस टरबाइन है, जो आपकी एरोप्लेन, जो एरोस्पेस है, जो आपका वायुयान है, वहाँ पर जो लगाई जाती हैं उसमें यूज होता है आपके एयर कंप्रेसर का, क्योंकि वहाँ पर हाई स्पीड
एयर कंप्रेस करने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहाँ पर एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। अब वहाँ पर अभी हम देखेंगे कि वो आपका रेसिप्रोकेटिंग टाइप का होता है कि रोटरी टाइप का होता है। इसको अभी हम आगे देखेंगे। आपका रेसिप्रोकेटिंग वाला होता है, आपका रोटरी यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्या करें कि जो बड़े साइज की बिल्डिंग होते हैं उनको ठंडा करने में भी आपके एयर कंप्रेशन की ही सहायता ली जाती है। अब आप कहेंगे कि जो आपका कंप्रेसर है वो एयर को कंप्रेस करेगा, तो जब वह कंप्रेस करेगा तब तो वह हीटेड होगी ना, तो इसको हम ठंडा करने में कैसे यूज करते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके फ्रिज होते हैं, आपने फ्रिज का नाम तो सुना ही होगा, तो जो आपके कोल्ड हाउसेस होते हैं उसमें आपका एयर कंप्रेसर लगाया जाता है, जो कि क्या करता है, आपके जो कोल्ड हाउस होते हैं उसके टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से कम करता है। मतलब कि बाहर का टेम्परेचर हाई रहता है और जो आपका कोल्ड हाउस होता है उसके अंदर का टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है, उसमें भी हम एयर कंप्रेसर का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आईसी इंजन में सुपर चार्जिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। अब आईसी इंजन में सुपर चार्जिंग इसमें क्या मतलब होता है, जैसे कि जो भी आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं उसको यह हमेशा मेंटेन करने के लिए, उसको सही स्पीड पे चलाने के लिए, बिना रुके वह काम करता रहे, उसके लिए भी हम एयर कंप्रेसर का यूज करते हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उन सभी में। अगला आपका कह रहा है कि एयर मोटर्स को चलाने में, जो आपके एयर मोटर्स होते हैं उन सबको चलाने के लिए भी आपके एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। तो इतना आप लिखेंगे एयर कंप्रेसर के बारे में तो आपको पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अब साथ ही साथ डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कि एयर कंप्रेसर एंड रोटरी एयर कंप्रेसर में क्या अंतर होता है। पूछा जाता है कि रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर एंड रोटरी एयर कंप्रेसर क्या होते हैं, इनके बारे में लिखिए, या इनके जो डिफरेंसेस हैं उन सब के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहला बात क्या है, जो रेसिप्रोकेटिंग एयर होते हैं इसमें जो मैक्सिमम दाब है वो आपका 1000 बार तक का होता है। कितना होता है, 1000 बार तक का होता है। और जो आपके रोटरी वाले हैं इसमें आपका 10 बार तक का, मतलब ये मैक्सिमम 10 बार तक ही प्रेशराइज हो सकते हैं। और जो रेसिप्रोकेटिंग है आपका कितना, 1000 बार तक। अगला क्या कह रहा है कि जो आपके रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होते हैं इनका जो वेग होता है, स्पीड, वह कम होता है। क्यों कम होता है, सबसे पहली बात, जो आपके रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होते हैं इसमें आपके सिलेंडर लगाए जाते हैं। ठीक है, आपका एक प्रकार का सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट तरह का यह होता है। ठीक है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट की तरह काम करता है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो इसकी स्पीड जो होती है कम होती है। बाकी जो रोटरी एयर है, जब इसको एक बार स्पीड मिल जाता है तो इसकी स्पीड बढ़ती ही जाती है, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसका स्पीड है, यह बहुत ही हाई होता है। जो आपका रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है यह साइज में बड़ा होता है, मतलब इसकी जो साइज होती है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बड़े होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं। लेकिन जो आपके रोटरी एयर कंप्रेसर होते हैं इनकी साइज छोटी होती है। तो ये सब डिफरेंस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। अगला कह रहा है कि इसमें लुब्रिकेशन एवं मेंटेनेंस की आवश्यकता अधिक पड़ती है। देखिए पहली बात तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर होता है इसमें आपको हमने बताया कि यह पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की तरह काम करता है, तो श्योर सी बात है इसमें आपके स्लाइडिंग की कंडीशन होगी, क्योंकि पिस्टन बार बार आपका स्लाइड होता रहेगा। तो जब पिस्टन बार बार आपका स्लाइड होता रहेगा तो उसमें लुब्रिकेशन की जो मात्रा है वह ज़्यादा चाहिए हमें, तो ज़्यादा होगी। जब लुब्रिकेशन की मात्रा आप ज़्यादा लगाएंगे तो उसकी मेंटेनेंस खपत भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो रोटरी होता है इसमें एक ही रोटर व्हील होता है जो कि रोटेट होता रहता है, इसलिए इसमें लुब्रिकेशन कम लगता है और इसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता भी कम होती है। और इसमें जो चलने वाले पार्ट होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मूवेबल पार्ट नहीं होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका रोटरी एयर कंप्रेसर। इसके बाद आ गया आपका यह जो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर है, यह क्या करता है, यह लो कैपेसिटी एवं हाई प्रेशर के लिए उपयुक्त होता है। मतलब मान लीजिए कहीं कम क्षमता वाले टरबाइन को चलाना है और उसे हाई प्रेशर तक चलाना है, तो उसके लिए हम रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का यूज करेंगे। बट यहीं पर अगर बात करें आपके रोटरी एयर कंप्रेसर की, तो जो रोटरी एयर कंप्रेसर होते हैं यह हाई कैपेसिटी वाले होते हैं, बट इसमें जो प्रेशर जनरेट होता है वह आपका लो प्रेशर का जनरेट होता है। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी एयर कंप्रेसर में डिफरेंस। अब यहाँ पर आपका देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आप अब इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, एग्जाम तो आपका आ ही गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने आपको पहले तो बता ही रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो प्रोवाइड कर ही रखा है, तो आप यहाँ पर ये पढ़ लीजिएगा। जैसे कि क्या होता है आपका टरबाइन के बारे में। ठीक है, आप लोग गैस टरबाइन के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है।
यहाँ पर आपका पूछा जाता है जो इम्पल्स एवं रिएक्शन टरबाइन, इम्पल्स एवं रिएक्शन टरबाइन में आपके एग्जाम में अंतर पूछा जाता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, और बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो गैस टरबाइन आप लोग देख लीजिएगा, साथ ही साथ एक आपका टॉपिक बचता है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर एंड इट्स टाइप, कंडेंसर क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, सो आपका जो क्लास होता है वो समाप्त होता है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको हमने पहले से ही प्रोवाइड कर रखा है 15+। अगर आप उन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो 45+ मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। बाकी जो आपके सीनियर हैं 5th सेमेस्टर की तैयारी कर रहे थे उनसे आप पूछ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हमने उनको प्रोवाइड किया था उसमें लगभग सभी क्वेश्चन हमारे बताए गए ही थे। सो आप लोग भी उसी तरह अपनी तैयारी ज़रूर कीजिए और अपना जो भी सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट में अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिएगा, आपका हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ जो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर हैं वो उन सभी की जो क्लासेस हैं वो भी जल्द ही हमारे चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। सो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको जितनी भी जानकारियाँ हैं सब कुछ यहाँ पर दी जाएंगी और आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आपके सारे क्लासेस वहीं पर ही चलाए जाएंगे। थैंक यू।